नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। बंगाल का चुनाव अभी काफी वक्त बाद है, लेकिन जिस तरीके से सियासत वहां दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत जबरदस्त बंगाल का चुनाव होने जा रहा है। ममता बनर्जी लगातार सुर्खियों में है। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से सीधे बीजेपी को चुनौती दी है, फाइल हाथ में लेकर, निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि इस बार ममता बनर्जी वर्सेस अमित शाह वाला चुनाव बंगाल में होने वाला है। मेहमानों से परिचय कराते हैं और इसी पर विस्तार देते हैं। हमारे साथ अजय सेतिया जी, अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राकेश शुक्ल जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं हमारे साथ, और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी आज पैनल का हिस्सा हैं। अजय सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी शुरुआत आप ही से कर दें। जिस तरीके से ममता बनर्जी अपनी बात रख रही हैं, और पिछली बार की चर्चा में जब हम बंगाल की बात कर रहे थे तो उसमें आया कि उनके पास प्लेइंग कार्ड बहुत सारे हैं। तो ये जो ग्रीन फाइल लेकर अचानक से वो आईपैक के दफ्तर पहुंचती हैं, और उसके बाद वहीं माइक का भी इंतजाम हो जाता है, वहीं भीड़ का भी इंतजाम हो जाता है, तो क्या वो उस फॉर्म में आ गई हैं कि अब वो अपने प्लेइंग कार्ड्स जो है बाहर निकाल रही हैं? सवाल प्लेइंग कार्ड का नहीं है। सवाल ये है कि क्या ऐसा एक मुख्यमंत्री की तरफ से होना जायज माना जाएगा? क्या यह संवैधानिक है? कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या मुख्यमंत्री ने यह असंवैधानिक काम नहीं किया? क्या यह गैर कानूनी काम नहीं किया? वो ऐसा क्यों कर रही है? शायद वो ये चाहती है कि अव्यवस्था पैदा की जाए, और यह अव्यवस्था है केंद्र की सरकार के अधिकारों को चुनौती देना, केंद्रीय एजेंसियों को चुनौती देना। और इससे पहले भी वह कर चुकी है। 2019 में भी उसने सीबीआई के कार्यालय में जाकर के धरना दिया, वहां बैठी, उसमें उनके काम में हस्तक्षेप किया। उसको देश ने बर्दाश्त कर लिया, तो उन्होंने कहा कि तब बर्दाश्त हो गया है तो यह भी बर्दाश्त होगा। और हाई कोर्ट के अंदर जो कल हुआ, हाई कोर्ट के अंदर जिस प्रकार सुनवाई नहीं होने दी गई, वहां इतना शोर शराबा किया गया, और हाई कोर्ट जो है जज उठ के चले गए कि उन्होंने कहा कि बाद में सुनवाई करूंगा। तो ये सारी जो एक तरह से गुंडागर्दी से सरकार चलाने की कोशिश हो रही है, मैं समझता हूं इसको अब समझने का समय आ गया है। मैं दूसरी इसको दृष्टि से देखूं तो शायद ममता बनर्जी ये चाहती है कि अगर उनकी सरकार भंग कर दी जाए, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए, राष्ट्रपति राज लगा दिया जाए, तो वह जीत जाएंगी। उन्होंने कल कहा भी ये कि मेरे ऊपर अगर हमला होगा तो मैं उतनी ज़्यादा मजबूत होंगी। तो क्या उनकी यह मंशा है? आज देश भर में चर्चा चल रही है कि आज ऐसी स्थिति बंगाल में पैदा हो गई है कि राष्ट्रपति राज लगाया जाना चाहिए। हालांकि राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक दृष्टि से सरकार को सोचना होगा, उसको फायदा होगा या नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा। इससे पहले तब 2021 के बाद जो जिस प्रकार हत्याएं हुई थी, उस समय भी ये सवाल पैदा हुआ था कि वहां राष्ट्रपति राज लगाया जाना चाहिए, लेकिन भाजपा ने भी मांग की। आज भी भाजपा मांग कर रही है, लेकिन उस समय सरकार ने नहीं माना था। आज भी मुझे लगता है कि सरकार नहीं मानेगी, ये राष्ट्रपति राज की बात जो है वो नहीं होगी। लेकिन जो कुछ हुआ है असंवैधानिक हुआ है, और जिस प्रकार ममता बनर्जी हमलावर हो रही है, मैं समझता हूं कि वो समझती हैं कि राजनीतिक स्थिति उनकी इस समय काफी कमजोर हो चुकी है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी भी इतने सालों की हो जाती है, 15 साल हो गए। दूसरा, जिस प्रकार उसने सेकुलरिज्म के नाम पर जो कुछ, वो फिर कहेंगे कि सेकुलरिज्म को बदनाम किया जाता है, सेकुलरिज्म को अलग तरह से चश्मे से देखा जाता है, लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति लगातार 15 साल से वह कर रही है। आज वो मंदिर भी बना रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मंदिर नहीं बनाऊंगी, या मैं हिंदुत्व की बात नहीं करूंगी, या हिंदुओं के साथ नहीं चलूंगी, तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मैं हारने वाली हूं। तो इसलिए वो इस तरह की राजनीति भी कर रही हैं। लेकिन संविधान के दायरे में रह करके करना चाहिए, कानून के दायरे में रह करके करना चाहिए। किसी प्राइवेट फर्म ने कोई छापा मारा है तो उसमें आपके जाने का अधिकार ही नहीं है। अगर सरकारी फर्म होती तो चलो बात समझ में भी आती थी, लेकिन आप उसमें भी केंद्र सरकार से बात करती, गृह मंत्री से बात करती, प्रधानमंत्री से बात करती, या ईडी के अफसरों से बात करती, वो बात समझ में आती है। जिस प्रकार वहां पर जाकर के सारे कागजात उठाए गए, सीडी उठाई गई, उसका फोन उठाया गया, वह सारा कुछ दर्शाता है कि वहां कुछ, उन सब में कुछ गड़बड़ है, तभी वो उठा करके लेकर के गई हैं। उसमें सब कुछ अवैधानिक चीजें हैं, कुछ गैर कानूनी चीजें हैं, तभी वो सारे दस्तावेजों को उठा करके ले गई है। तो एक मुख्यमंत्री से क्या यह उपेक्षा की जा सकती है कि वह इस तरह के कोई असंवैधानिक काम कर रही हो चुनाव जीतने के लिए, कुछ गलत तरीके? अब ये मामला क्या है? मामला ये है कि कोयले की स्मगलिंग का केस हुआ। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में जिस प्रकार रिश्वतखोरी का मामला चला, उसमें मंत्री भी गिरफ्तार हुए, जेल में गए, इस्तीफे हुए, सब। वह जो पैसा था, वह पैसा इस आईपैक कंपनी को गया, और आईपैक कंपनी ने उसे गोवा के चुनाव में खर्च किया।
बिल्कुल ऐसे ही जैसे शराब के घोटाले में केजरीवाल ने वो पैसा आम आदमी पार्टी लिया में और लगाया। लेकर के गोवा गोवा में के चुनाव खर्च में किया। खर्च किया। तो उसके लिए क्या ईडी को अधिकार नहीं है कि अगर उसके पास इस तरह के लिंक्स मिल रहे हैं तो उस पर कि कार्रवाई वह पैसा आईपैक को गया, आईपैक ने वहां खर्च किया, तो क्या ईडी को यह अधिकार नहीं है? ईडी को यह अधिकार है निश्चित रूप से कि इस मनी ट्रेल को वो पकड़े, उसके सबूत इकट्ठे करे। उसको लेकर के इसका मतलब है कि वो सबूत वहां थे जिसे लेकर के उठा करके लेकर के ममता बनर्जी वहां से गई है। बिल्कुल ठीक है। हर्षवर्धन सर, जिस तरीके से ममता फॉर्म में नजर आ रही हैं, फाइल लेकर शोर भी मचा रही थी और ये भी कह रही थी कि अमित शाह के खिलाफ भी मेरे पास सबूत है, पेन ड्राइव है वगैरह वगैरह। क्या बंगाल का चुनाव अब देखें कि चूंकि अमित शाह ही पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो अमित शाह वर्सेस ममता बनर्जी दिख रहे हैं क्या? नहीं, अमित शाह वर्सेज ममता बनर्जी सीधे न कहें, लेकिन है तो ही। अमित शाह उसको ड्राइव कर रहे हैं और अभी से नहीं है, पिछले चुनावों से भी है। भारतीय जनता पार्टी अगर या कोई भी पार्टी कहें, अगर वो 30-35% से अधिक के मत पर खड़ी हो जाए तो बहुत बड़ी पार्टी हो जाती है, ताकतवर हो जाती है। भाजपा के नेता वहां भले न दिखें, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जिसको अब लगता है कि ममता जी बस बहुत हो गया, अब आपका समय गया। लेकिन ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर हैं, ये लड़ाई लड़ने का उनमें हुनर है, जज्बा है। दिक्कत उनकी क्या हो गई कि उनके नीचे की लाइन एकदम साफ हो गई, कोई लीडरशिप अब नहीं बची हुई। टीएमसी में जो लीडरशिप थी, जो 2011 में सत्ता में लेकर आई थी, वो लगभग साफ है। जो नई लीडरशिप है वो उस तरह की लीडरशिप नहीं है, वो घूम टहल के थोड़ा हंगामा कर सकती है, महुआ मोहिता टाइप, ठीक है कि आप माहौल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो लीडरशिप नहीं रही। अभिषेक बनर्जी का जो कुछ भी है वो ममता जी के आधार पर है। क्या ये एग्रेशन जो वो दिखा रही हैं उसको ट्रांसलेट कर पाएंगी जमीन पर? नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई बहुत आसान नहीं होगा। जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, टफ नट टू क्रैक, तो ममता जी कुछ वैसा ही हैं, तो बहुत मुश्किल होने वाली है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या स्वतंत्र भारत में एक मुख्यमंत्री जो जेल से सरकार चलाने का असंवैधानिक काम करता है, श्रीमान अरविंद केजरीवाल, जिनको जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया, दूसरी मुख्यमंत्री जो आज तक नहीं हुआ संवैधानिक, लोकतांत्रिक, संघीय, किसी भी पैमाने पर देखें तो ये शर्मसार करने वाला है। और अगर हम में आप में से किसी ने वो काम किया होता तो ईडी एफआईआर कराती और वो जेल जाता। तो क्या कोई मुख्यमंत्री जब ये करने लगे तो कुछ गड़बड़ है क्या? इसका मतलब ममता बनर्जी की ये जो आक्रामकता है उसके पीछे डर है। कई बार हम कहते हैं ना, किसी सुनसान रास्ते से अंधेरे में रात को निकले, लाइट वाइट कम है और डर लगने लगा, तो आदमी हनुमान चालीसा गाने लगता है। तो वो डर, वो भक्ति नहीं है, वो दरअसल हनुमान चालीसा वो डर है कि कहीं वो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो उसको डर लग रहा है। तो ममता जी को अब डर लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो फाइल लेकर गई है वो असंवैधानिक है, संघीय ढांचे पर हमला है। और मेरा तो ये मानना है, कल जो हाईकोर्ट में हुआ कि शोर की वजह से जज साहब ने कहा कि हम नहीं सुनेंगे, बाद में सुनेंगे, तुरंत सुनना चाहिए भाई। शोर हो रहा है तो एक लगता है, हमने भी कार्रवाइयां देखी, जज एक बार कह देगा तो पूरा कोर्ट खाली हो जाता है, कोई एक शब्द नहीं बोल सकता। और कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि शोर है इसलिए बाद में सुनेंगे। अर्जेंट था भाई ये। और मैं तो सुनना चाह रहा था कि तृणमूल कांग्रेस बताती तो सही कि उनकी मुख्यमंत्री वहां क्यों गई थी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, अगर इस तरह की कोई रेड हो रही थी। मुझे लगता है पहली बार ममता बनर्जी का डर थोड़ा बड़ा दिख रहा है। अनुराग सर, जिस तरह से ममता बनर्जी उस दिन पहुंची आईपैक के दफ्तर, प्रतीक जैन के घर भी गई, उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी, हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो बीजेपी चुराना चाहती है। लगता है आपको कि बीजेपी ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी चुराना चाहेगी, इसलिए वो वहाँ पहुंची थी? देखिए, ऐसा तो कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट, कोई पता नहीं उनके पास क्या था, जो मतलब चुनाव भारत में ऐसा कोई वो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी तो मैं मान सकता हूं कि वो जो बाद में प्रशांत किशोर जैसे लोग आए और वो कॉर्पोरेट की तरह से डील करने लगे। लेकिन इस तरह से क्या सीक्रेट हो सकता है, वो तो ममता बनर्जी को ही पता होगा कि अगर कुछ था तो। अब वो शायद चुनाव में हम लोगों को भी थोड़ा बहुत पता चले। एनीवे, अभी हम आते हैं, देखिए ममता बनर्जी मुख्यमंत्री तो बन गई, लेकिन जो उनके अंदर आंदोलनकारी वाला जो एक वायरस था वो गया नहीं। वो आज भी उनको मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो कभी वो आंदोलनकारी बन जाती हैं, कभी वो मुख्यमंत्री बन जाती हैं। यही बीमारी अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी रही थी कि वो समझ ही नहीं पाए थे कि वो मुख्यमंत्री हैं या आंदोलनकारी। ये ममता बनर्जी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो अपने आप को मुख्यमंत्री पद के कुर्सी पे के लायक तो मैं शायद नहीं कहूंगा, वो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसकी जो मर्यादाएं हैं उसके अनुरूप वो व्यवहार नहीं कर पाती हैं। एक चीज और होती है, देखिए भ्रष्टाचार, अगर ममता बनर्जी इस तरह से बौखलाई है तो ये दाल में कुछ काला नहीं है, ये दाल ही काली है।
ये कहीं ना कहीं कुछ बड़ी चीज ऐसी है जो उनको लग रहा है कि अगर चुनाव में वो बाहर आ गई तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। देखिए, मुश्किल हो जाएगी वो भी उनका अपना मानना है। मुझे आज जो लगता है कि भारत में ये दुर्भाग्य है कि भ्रष्टाचार को यहां के वोटर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर कोई भी सरकार बैठी है तो वो भ्रष्ट तो होगी। उस भ्रष्टाचार के बीच में अगर वो हमको कुछ रेवड़ियां दे देती है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि वो हमारे बैंक में अगर 5,000 ट्रांसफर कर रही है, 10,000 ट्रांसफर कर रही है, राशन फ्री दे रही है, नहीं दे रही है, मनरेगा दे रही है या रामजी दे रही है, बस हमें इतना देखना है। भ्रष्टाचार जो कर रहे हो तुम करते रहो। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या रीजनल पार्टी की है, देखिए, राष्ट्रीय दल के भ्रष्टाचार में थोड़ी सी आंखों में शर्म होती है, लेकिन जो हमारे पास जो पूरा पिछले बहुत सालों का जो इतिहास है, चाहे वो आप बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो आप कोई भी स्टेट उठा लीजिए जहां रीजनल पार्टी की राजनीति ने डोमिनेट किया है, वहां भ्रष्टाचार के लेवल में आंखों की शर्म जा चुकी है। वहां कुछ नहीं, वहां किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो राजनीति का अस्तित्व है वो सिर्फ पैसे के दम पे है। उनके पास वोटर बेस जो होता है वो जाति या धर्म पे बनता है। वो डामाडोल हो सकता है, वो इधर उधर जा सकता है, लेकिन अगर इस चुनाव में, मतलब राजनीतिक क्षेत्रीय दल की मानसिकता ये होती है कि अगर मैं इस चुनाव में हारा तो मुझे 5 साल अगले चुनाव तक के लिए हमें धन इकट्ठा करके रखना है, तभी तो हम सर्वाइव करेंगे, तभी हम राजनीति में रेलिवेंट रहेंगे। तो उसका जो भय होता है वो उसको भ्रष्टाचार के नए नए जो एक्सपेरिमेंट है, जो नए नए प्रयोग करने के लिए मजबूर करता है। तो ये इस ममता बनर्जी की समस्या, जो इस बार जो चुनाव में थोड़ा पिछली बार थोड़ी उनकी सत्ता कुर्सी हिली है, कहीं इस बार ज्यादा ना हिल जाए, कहीं उनकी कुर्सी चली ना जाए, तो अगले 5 साल की राजनीति कैसे होगी वो डर उनको सता रहा है। उसकी व्यवस्था करें। राकेश सर, डर, चिढ़, कुछ भी कह लीजिए, जो भी तमाम वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे, लेकिन जो अगर आप पूरी टीएमसी देखिए तो उनका जो एक कोर वोटर है, या यूं कहें कि जो उनके मुस्लिम वोटर है, वो कितनों भी चर्चा हो जाए, कितनी भी बात हो जाए, पर वो हिलते नहीं। आपको लग रहा है कि इतने सारे के बावजूद भी इस बार बीजेपी उन वोटर्स को या उनसे इतर दूसरे वोटर्स को अपने पक्ष में कर पाएगी? ममता को एक तरीके से जैसे कह रहे हैं कि उजागर होगा, अमित शाह गए थे तो उन्होंने कहा कि पर्दाफाश होगा, उजागर होगा, इस तरीके की बातें, तो क्या ऐसा लग रहा है? देखिए, चुनावी दृष्टि से मैं 2 राज्य बार बार गया हूँ और समझने के लिए गया हूँ, एक बिहार, एक बंगाल। बिहार में जातिगत समीकरण समझना बहुत कठिन है। वहाँ इतनी जातियाँ, जाति में जातियाँ कि बड़ा मुश्किल होता है कि मूल जाति कौन सी है। उसी तरह बंगाल में सिर्फ 2 वर्ग है, एक मुस्लिम, एक बंगाली, और वहाँ बार बार एक हिंदुत्व का जो है प्रदर्शन तैयार करने का प्रयास होता है, लेकिन जो बंगाली हो वो अपने आप को हिंदू नहीं मानता, वो बंगाली ही मानता है। तो ममता बनर्जी के साथ जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि मुसलमान उसके साथ है और बंगाली उसको पसंद करता है। अब भारतीय जनता पार्टी का जो वीक पॉइंट है वो यही है कि बंगाली खुद को हिंदू अपने आप को अभी भी नहीं बना पा रहा। अब जो बार बार ये आ रहा है कि ममता बनर्जी डर रही हैं, बिल्कुल नहीं डर रही, और उसका कारण यह है कि ममता बनर्जी को केंद्र सरकार की एक कमजोरी पता है कि नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का धब्बा नहीं लगवाएंगे। ये वो जानती हैं, और इसी कारण वो दबंग लेडी बन के सामने खड़ी हो जाती है। वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करती। जिस दिन ये उनके मन में लगेगा या उनको ये एहसास होगा कि यदि हम इस तरह की हरकत करेंगे तो राज्य से सत्ता हमारे हाथ से चली जाएगी, उस दिन ममता बनर्जी ये दुस्साहस नहीं कर सकती। तो बंगाल की जो पूरी तासीर है वो पूरी तासीर ये है कि जिस आईपैक की हम चर्चा कर रहे हैं, उस आईपैक को प्रशांत किशोर जी ने अपने गोद से उतारा, अभिषेक बनर्जी जी ने उसको गोद ले लिया। वो अब कंसल्टेंट कंपनी नहीं बची, वो सेल कंपनी बन गई है, और उस सेल कंपनी में पैसे का आवक जावक हुआ है, और वही आवक जावक की जानकारी ईडी को मिल गई है और ईडी ने रेड डाल दिया है। अब क्योंकि पैसे की आवक जावक को लेके बात खुलेगी तो एक घोटाले का पर्दाफाश होगा, और चुनाव के टाइम पे, चुनाव के पहले हुए घोटालों को लेके ममता चिंता नहीं करती, लेकिन 2 तरह की चीज़ें हैं। एक कि चुनाव के टाइम पे यदि एक घोटाला सामने आया तो जहां से उनके पास सोर्स ऑफ इनकम है वो सोर्स ऑफ इनकम रुक जाएगा, जो चुनाव में उनके लिए घातक साबित होगा। तो ये पूरा जो नाटक है वो पूरा नाटक ये रचा गया कि हमारी वोटर लिस्ट ले गए, हमारे दस्तावेज ले गए,
नाटक इसलिए ये रचा गया कि जिससे उस मामले से पर्दा डाला जा सके जो मामला उजागर होने से राजनीतिक नुकसान हो सकता है। इस पूरे प्रकरण पर सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी बात रखी। एक अभिषेक बनर्जी का नाम चर्चा में आया था, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा उसमें एक्सटेंशन दें कि क्या ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी 1-2 साल बाद केंद्र की राजनीति में खुद को एक्टिव करने के लिए अपने आप को मतलब राष्ट्रीय लीडर बनाने के हिसाब से प्लानिंग कर रही हैं और अभिषेक बनर्जी फिर बंगाल संभालेंगे, कुछ ऐसा देखते हैं आप? देखिए, उसके लिए जो केंद्रीय राजनीति में आने के लिए ममता बनर्जी को बंगाल जीतना होगा चौथी बार। इस बार का चौथी बार, इस बार मतलब फिर से बंगाल जीतना होगा, तब वो केंद्र की राजनीति में आने के बारे में सोच सकती है। अगर बंगाल हाथ से निकल गया तो फिर केंद्रीय राजनीति में उनकी भूमिका वैसे ही कमजोर हो जाएगी। और ममता बनर्जी ने जो कल जो किया, तो मुझे लगता है कि वो तो किसी तरह से उसका औचित्य या उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह से जा करके ले रहा है, वो ना कानून सम्मत है ना संविधान सम्मत है। अब कोर्ट उस पर क्या संज्ञान लेता है, हाई कोर्ट किस तरह उसको देखता है, ये तो समय में पता लगेगा। लेकिन एक बात जरूर है, टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठने चाहिए कि आईपैक जो है, मालूम है ममता एक इलेक्शन मैनेजमेंट की कंपनी है जो ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का काम देख रही है। 2022 का कोल घोटाला है, 2026 जनवरी में छापा डालने जाती है ईडी वहाँ पर। आईपैक का जो बयान आया, उनका कहना है कि हम तो उसमें अक्यूज्ड भी नहीं, हमारा तो कोई नाम ही नहीं है उसमें, उसके बावजूद हमारा छापा पड़ रहा है, तो उनका पक्ष है अपना। और ऐसे में अगर जैसे अभी हमारे मित्र लोग कह रहे थे कि वहाँ का सीक्रेट था, भाई देखिए हर पार्टी की अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी होती है, सर्वेज होते हैं हर विधानसभा के, कैंडिडेट सिलेक्शंस की पूरी क्राइटेरिया होता है, किसको कहाँ हटाना है, किसको कहाँ भेजना है, किसको कहाँ निकालना है, किस पार्टी का कौन आदमी हमारे टच में है, बहुत सारी स्ट्रेटजिकल सीक्रेट्स होती हैं, हर पार्टी की होती है, कांग्रेस की भी होगी, बीजेपी की होगी, टीएमसी की भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि ये कहना कि वहाँ पर कुछ था ही नहीं, तो इसलिए ममता बनर्जी भाग के गई और वो हरी फाइल फोल्डर और वो पेन ड्राइव और वो लेकर के गई। दूसरा उन्होंने एक नया आरोप लगा दिया, वो चीफ मिनिस्टर है, कि मेरे पास अमित शाह जी के खिलाफ सबूत है। तो अब ये भी एक विवाद का विषय हो गया है, तो इसकी भी फिर उनसे पेन ड्राइव ली जाए और देखा जाए भाई क्या सबूत है। कोई एजेंसी करेगी क्या हिम्मत इसकी, या ममता बनर्जी इसका खुलासा करें? खाली कहने से थोड़ी होगा। अब आप आरोप लगा रही हैं तो आप इससे खुलासा करिए, फिर गंभीर बात की, या खाली ये भी राजनीति। लेकिन ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। वो देखिए, ये इसका एक पॉलिटिकल, वो देखिए वो उसका जो पक्ष है, कानूनी पक्ष अपनी जगह है कि भाई ईडी के पास लीड होगी, ईडी ने छापा मारा गई तो कुछ ना कुछ आधार रहा होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, अगर ईडी छापा मार के वहां से निकल आती और तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी हाथ पर हाथ धरे देखती रहती और अखबारों में और मीडिया में खबर आती कि ये, तो ममता बनर्जी का काडर, उनका वोटर, उनकी पूरी टीम भयानक रूप से डिमोरलाइज होती है। मैं इसको पॉलिटिकल एंगल से देख रहा हूँ, उसकी मेरिट पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उनके इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि उन्होंने जो किया उसका कोई ना वो जायज है, पूरी तरह से गैर कानूनी है। लेकिन उनका जो पॉलिटिकल एंगल वो है कि उन्होंने जाकर के जिस तरह फाइल ली और ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र सरकार को बैकफुट पे खड़ा कर दिया कि भाई आप इस समय छापा डाल रहे हो हमारा साहब। और उन्होंने एक काउंटर हाई कोर्ट में उन्होंने भी रिट लगा दी तृणमूल कांग्रेस ने कि हम हमारे डेटा वापस करें, हमारा जो सामान ले गए वापस करें। और 2 FIR तो ईडी पे कराई, हाई कोर्ट में भी किया, यानी उन्होंने काउंटर मूव कर दिया। तो ये पूरी तरह से पॉलिटिकल हो गया मामला, और उन्होंने एक मैसेज दे दिया अपने वर्कर को और अपने काडर को और अपने सपोर्टर को कि भाई तुम्हारी लीडर जो है वो झुकने दबने वाली नहीं है, वो उसी तरह लड़ने वाली है जैसे पहले लड़ती रही है। ये उनकी यूएसपी है। तो वो इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने में कामयाब हो गई है। इसका कानूनी पक्ष क्या होगा, अदालत क्या संज्ञान लेती है, केंद्र सरकार क्या इसका लेता है, वो आने वाले समय में पता लगेगा। केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या कैच 22 सिचुएशन ये है कि राष्ट्रपति शासन अगर वो लगाते, अभी तक मोदी सरकार ने किसी भी राज्य में धारा 356 का प्रयोग नहीं किया है 2014 के बाद से। सरकारें बदली हैं, दल बदल से बदली हैं, वो जो है जैसे महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या मणिपुर जैसे राज्य में जहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति हो गई वहाँ लगा। बाकी कहीं भी उन्होंने राष्ट्रपति शासन वैसे नहीं लगाया है जैसे कि अतीत में लगाया जाता रहा है। तो अब ये जो अभी शुक्ला जी कह रहे हैं कि क्या ये दाग अपने उस पर लेगी भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार, या उसका आकलन भी करेगी कि राष्ट्रपति शासन लगाने बाद कहीं ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी इसको मुद्दा बना दें और ये बिल्कुल बंगाली अस्मिता वर्सेस वो केंद्र सरकार का करके उसको दोबारा। तो इन सब चीज़ों का आकलन गृह मंत्रालय कर रहा होगा, राज्यपाल भी शायद अपनी कोई रिपोर्ट दे, अभी तक तो आई नहीं है। तो वो एक अलग पहलू है।
लेकिन ममता बनर्जी ने ये करके अपने कैडर और वोटर को एक मैसेज दे दिया और है। बीजेपी बैक अब तुम्हारे आपके उस सवाल का मैं जवाब देता हूँ, राष्ट्रीय राजनीति वाला। निश्चित रूप से उनके मन में कहीं ना कहीं है कि अब बंगाल की राजनीति में वो एक सीमा तक कर चुकी हैं। इस बार अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो निश्चित रूप से वो एकदम तो नहीं, शुरू में तो खुद शपथ लेंगी, दौरा 2-3 करेंगी। साल बाद, हाँ, दौरा 2.5 साल करेंगे भी। बाद। 29 समय है वो पूरे, जो जैसे देवीलाल जी ने पूरे प्रदेश का दौरा किया था 86 में हरियाणा जीतने के बाद, और उसके बाद वो फिर खुद केंद्रीय भूमिका में आएंगी। फिर कांग्रेस से उनकी क्या इक्वेशन होगी, क्योंकि बिना कांग्रेस के सहमति के राष्ट्रीय राजनीति में active नहीं मुश्किल है। क्या वो कांग्रेस को लाने की कोशिश करेंगी, राहुल गांधी को, या कांग्रेस उनको सपोर्ट करेगी? ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बड़े उलझे हुए हैं। इनका सवाल जवाब आसानी से नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा उनके अंदर भी क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर वो जीतती हैं कि भाई राष्ट्रीय राजनीति में आकर के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा नेता की होती है, उनके अंदर भी होनी चाहिए। अभी एक शायद शुक्ला जी ने कहा कि क्षेत्रीय दलों में मतलब भ्रष्टाचार एक अंतर्निहित है, उनकी जरूरत है। तो भाई नीतीश कुमार के बारे में भी देख लो, वो भ्रष्टाचार का तो कोई आरोप नहीं है। ये तो बहुत लंबी लिस्ट है सर, वो भी क्षेत्रीय दल है। दोनों के मुंह में बहुत लंबी नहीं, लिस्ट है। नीतीश कुमार की ईमानदारी पे तो हम सब सहमत हैं कि लेकिन क्षेत्रीय दल भी चलाया उन्होंने ईमानदारी से, बाकियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सर, जिस तरीके से ममता बनर्जी कल दिखाई पड़ी, जिस तरीके से वो अमित शाह का नाम ले रही हैं, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि केंद्रीय राजनीति में भी शायद वो खुद को लाने की कोशिश कर रही हैं, क्या बंगाल का चुनाव बंगाली अस्मिता वर्सेस राष्ट्रवाद जैसा ही दिखाई पड़ रहा है, जितना चरम इस वक्त, अभी बहुत वक्त है उसके बावजूद भी ऐसा दिख रहा है? देखिए, ममता बनर्जी ने जो किया वो अगर नहीं करती तो गड़बड़ थी। उन्होंने किया मतलब ये वही ममता बनर्जी हैं जो कार की बोनट पर चढ़कर छात्र राजनीति के समय और प्रणब मुखर्जी वहां गए थे, तो वो उसी राजनीति से, उसी माहौल से उभरी है। और बंगाल का ही तो वो किला है ना जिसको भेदने के लिए भाजपा ने बेड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उसके बावजूद वो नहीं भेद पाए हैं। क्या कसर छोड़ी? सब कुछ किया। मतलब इस हद तक का डर वो पैदा कर पाई कि जो लोग पाला बदल बदल के भाजपा में आ गए थे उनको कूद के वापस तृणमूल कांग्रेस में जाना पड़ा। उनके अस्तित्व पे, उनके बंगाल के एग्जिस्टेंस पे उन्होंने, तो मैं कहूंगा कि बंगाल अब ऐसी प्रयोगशाला बन चुका है जहां पर साम दाम दंड भेद की राजनीति है और वो दोनों तरफ से, कोई पक्ष अछूता नहीं है। एक पक्ष ने अगर अपनी ताकत का उपयोग करके वहां फाइलें लेने के लिए भेज दिया तो दूसरे पक्ष ने फाइलें उठाकर अपनी ताकत दिखा दी। और अगर ममता बनर्जी ये सब नहीं करेंगी तो किला ढहने में देर भी नहीं लगेगी। उनकी ये जो ताकत है, और किसी भी कीमत पर मैं अपनी बंगाल को नहीं दूंगी, जैसे मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी वाली बात थी, वो तो झांसी की रानी वाली ही उनकी वादा है। और वो सही, वो अपना किला मजबूत रख रही है, अपने वोटर को प्रोटेक्ट कर रही है, और उसमें कुछ गलत तरीके भी शामिल हैं। तो ये बात है कि राजनीति में तो सब जायज, सभी फेयर माना ही जाता है ना, तो वो दोनों तरफ से हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत भरसक कोशिश के बाद भी भारतीय जनता पार्टी उस बंगाल को नहीं जीत पाई जहां पर लाल रंग का किला जो साम्यवाद का, वो तो ढह चुका था। और उसके बाद हिंदू अस्मिता जो उनका सबसे बड़ा मोहरा है, जो सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है, वो भी अगर नहीं चला, और उस बंगाल में नहीं चला जो हमेशा से बल्कि मुखर रहा है इन मामलों को लेकर। जब बंग भंग का विरोध हुआ था तो जबरदस्त तरीके से हुआ था ना, तो वहां पर तो अंग्रेजों को भी पसीने छूट गए थे। तो बंगाल की धरती हमेशा से, चाहे वो मुगलों का काल हो, उसके पहले का काल हो, या अंग्रेजों का काल हो, एक अलग तरह के विरोध, एक अलग तरह की बौद्धिक जीविता और एक अलग तरह के स्टैंड पॉइंट के लिए जाना जाता रहा है। और वही अभी दिखाई दे रहा है। और उसका नेतृत्व वो ममता बनर्जी कर रही हैं जिनका कॉम्बिनेशन बहुत अलग है। उन्होंने लेफ्ट की वो सारी ट्रिक्स भी अपना रखी हैं जिसकी वजह से लेफ्ट इतने लंबे समय तक बंगाल पर राजनीति कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो लेफ्टिस्ट नहीं भी है, वो थोड़ी कांग्रेसी भी है, और थोड़ा जो कट्टरता भाजपा में दिखाई देती है उसका भी अंश उनके अंदर है। तो उनका एक ऐसा मिक्स बन चुका है जिसका तोड़ ढूंढ पाना भाजपा के लिए आसान नहीं है। उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को बंगाल का प्रभार देकर और हर तरीके के प्रयत्न कर लिए, और उसके बावजूद नहीं। और इस बार करो या मरो की स्थिति भाजपा के लिए है। वो तो अपना किला बचाने के लिए लड़ेंगी, जैसे वो लड़ी, फाइल उठा ले। मैं कह रहा हूं कि जो रूप ममता बनर्जी ने दिखाया विरोध का, उन्होंने तो अधिकारियों पे वो करवा दिया। हमने देखा है कि यहां से जो केंद्र से गए हुए पुलिस वाले हों या बड़े बड़े अधिकारी हों, उनको घुसने नहीं दिया गया। यही कोविड में किया। तो उन्होंने शुरू से ही अपने किले को, और जो लोगों को लगता है ना कि केंद्र और संघ की राजनीति में ये इस तरह का टकराव है, आज आप अमेरिका में देख लीजिए वहां क्या हो रहा है। सारे मेयर और जो दूसरे वहां की संघीय सरकारें हैं, वो उसके, अगर गोली चल गई है अप्रवासन को लेकर मिनीसोटा में, तो उसको लेकर किस तरह का, तो ये हर जगह है जहां पर केंद्र जरूरत से ज्यादा दबाव डालने की कोशिश करता है राज्य की सत्ता पर, और राज्य की सत्ता और केंद्र की सत्ता आपस में अलाइन नहीं है। लेकिन मेरा यह मानना है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि इस टकराव के बीच से जनता का हित बना रहे,
इसके बीच में जनता नहीं पीसे, लेकिन सारी आवाजें एक जैसी हो जाएगी तो वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी फॉर्म में नजर आ रही हैं, अपने स्टाइल में नजर आ रही हैं, हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने भी कहा कि ममता का ये स्टाइल ही है, अगर वो ये नहीं करती तब शायद ज्यादा चिंता की बात होती। ममता बनर्जी फुल फॉर्म में नजर आ रही हैं और बीजेपी के लिए उनका किला तोड़ना बड़ी चुनौती है। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर आए।